दोस्तों आज हम लोग PT 365 का जो पर्यावरण की जो बुक है उसको यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए, इसका पहला जो आर्टिकल है वो ओजोन छिद्र है। स्थिति संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के अनुसार 4 दशकों के भीतर ओजोन परत की रिकवरी हो सकती है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के निर्माण के संभावित कारक। अंटार्कटिक ध्रुवीय भंवर में परिवर्तन। ध्रुवीय भंवर समतापमंडलीय वायु राशि है। वास्तव में यह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास निम्न दाब और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र है। यह भंवर ठंडी हवाओं को ध्रुवों के पास बनाए रखता है। ध्रुवीय भंवर दक्षिणी ध्रुवों पर अधिक प्रबल होता है। यह ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों का निर्माण करता है। रंग बिरंगे दिखने के कारण इन बादलों को नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। इन बादलों का निर्माण 78 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही होता है। ये बादल दीर्घ तरंगीय विकिरण को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकते हैं। ये ओजोन परत की दो तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ये ऐसी सतह का निर्माण करते हैं जो क्लोरीन के सामान्य रूप को अधिक अभिक्रियाशील बनाने में मदद करते हैं। यह परिवर्तित रूप ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ये उन नाइट्रोजन यौगिकों को हटा देते हैं जो क्लोरीन के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकते हैं। सौर चक्र में परिवर्तन भी ओजोन परत को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रचुरता में वृद्धि के कारण ओजोन छिद्र तेजी से बढ़ता है। संबंधित सुर्खियाँ। ज्वालामुखी उद्गार का ओजोन परत पर प्रभाव। एक हालिया अध्ययन के अनुसार हंगा हापाई ज्वालामुखी उद्गार से वायुमंडलीय ओजोन परत को नुकसान पहुंचा है। हंगा हापाई समुद्र के नीचे स्थित ज्वालामुखी है। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप समूह में अवस्थित है। इसमें जनवरी 2022 में उद्गार हुआ था। इससे पहले 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी के उद्गार से भी ओजोन परत का क्षरण हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट का ओजोन छिद्र पर प्रभाव। ज्वालामुखी उद्गार से बड़े पैमाने पर उत्सर्जित जलवाष्प व धुएं का गुब्बार समताप मंडल में पहुंच जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस समताप मंडल में पहुंच जाती है। यह गैस समताप मंडल में क्लोरीन के रासायनिक रूपांतरण में मदद करती है तथा इसे अधिक अभिक्रियाशील रूप प्रदान करती है। ज्वालामुखी उद्गार से ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का भी उत्सर्जन होता है। इनमें भी ओजोन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। ज्वालामुखी उद्गार से उत्सर्जित कण ओजोन क्षयकारी पदार्थों की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सतह सरफेस प्रदान करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुर्खियों में क्यों। पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। भारत की उपलब्धि के बारे में रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 35% HCFCs यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। भारत ने 2020 की बेसलाइन की तुलना में कुल 44% की कमी हासिल की है। HCFC 141b को भी समाप्त कर दिया है। HCFC का उपयोग नए शीतलन उपकरणों के उत्पादन में रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। HCFC 141b का ठोस पॉलीयूरिथेन फोम के उत्पादन में ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत नए उपकरणों के निर्माण में
HCFC के उपयोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल में पहले दिसंबर 2024 तक पूरी तरह से समाप्त कर देगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने से संबंधित भारत की अन्य उपलब्धियां हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स आदि के नियंत्रित उपयोग के लिए इन्हें चरणबद्ध तरीके से व्यापक उपयोग से हटा दिया गया है। HCFCs फेज आउट मैनेजमेंट प्लान स्टेज 2 का 2017 से कार्यान्वयन जारी है। इसे 2024 के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का लक्ष्य 2037-38 तक कूलिंग की माप को कम करना, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन पर बल देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना और बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्पों को अपनाना है। पर्यावरण अनुकूल रेफ्रिजरेंट्स के इस्तेमाल को रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के बारे में, इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के तहत लागू किया गया था। इस कन्वेंशन पर 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक वैश्विक पर्यावरणीय संधि है। इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना है। हस्ताक्षर करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित संधि है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने इस संधि पर हस्ताक्षर की है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन को अपनाया गया था। किगाली संशोधन को 2019 में लागू किया गया। गौरतलब है कि HFCs को CFCs और HCFCs के ऐसे विकल्प के रूप में अपनाया गया था जो ओजोन परत के लिए क्षयकारी नहीं होते हैं। हालांकि इनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना अधिक है। किगाली समझौता 2047 तक है। HFCs की खपत में 80% की कमी संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 4 चरणीय मार्ग के साथ राष्ट्रों को 3 समूहों में विभाजित करता है। भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारत क्रमशः 1991 और 1992 में वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना। कार्यान्वयन एजेंसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। भारत ने 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन की अभिपुष्टि को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत भारत 2032 से 4 चरणों में HFCs को चरणबद्ध रूप से उपयोग से हटाएगा। ये 4 चरण इस प्रकार होंगे: 2032 में 10%, 2037 में 20%, 2042 में 30% तथा 2047 में कुल 85% की कमी की जाएगी। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023 सुर्खियों में क्यों? इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023 टू डिग्री इज टू हाई शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। क्रायोस्फीयर ये आइस शीट है, ये ग्लेशियर हो गया, ये आइस कैप हो गया, ये बर्फ़ हो गया, ये झील और रिवर आइस हो गया, ये नीचे परमाफ्रॉस्ट हो गया, ये समुद्री बर्फ़ हो गया, ये हिमखंड हो गया, ये आइस शिल्प हो गया, ये समुद्र हो गया, ये बर्फ़ हो गया। ICICI के बारे में, यह विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक नेटवर्क है
जो पृथ्वी के क्रायोस्फीयर यानी हिमांक मंडल को संरक्षित करने के लिए सरकारों एवं संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आईसीसीआई के विभिन्न कार्यक्रमों में क्रायोस्फीयर की जलवायु दशाओं पर नज़र रखी जाती है। साथ ही इनमें क्रायोस्फीयर वार्मिंग के वैश्विक प्रभावों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। यदि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई तब भी लगभग सभी उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर, अधिकतर मध्य अक्षांशीय ग्लेशियर और ध्रुवीय क्षेत्र लुप्त हो जाएंगे। यदि वैश्विक औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की भी बढ़ोतरी होती है तो हिमालयी क्षेत्र में मौजूदा बर्फ का 50% हिस्सा पिघलने लगेगा। पिछले दशक में ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने के साथ सबसे खराब वर्ष दर्ज किए गए थे। क्रायोस्फीयर के बारे में पृथ्वी पर जमे हुए जल, बर्फ व हिम के सभी क्षेत्रों को क्रायोस्फीयर कहते हैं। वैश्विक जलवायु में क्रायोस्फीयर की भूमिका। उच्च एल्बिडो के कारण क्रायोस्फीयर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। एल्बिडो प्रकाश का वह भाग है जिसे पृथ्वी की सतह पर आवर्तित करती है। कार्बन भंडारण। परमाफ्रॉस्ट ने मृदा के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बन संचित कर लिया है। जल की उपलब्धता। क्रायोस्फीयर में ग्लेशियरों, बर्फ की चादर आदि के रूप में विश्व का 80% ताज़ा जल मौजूद है। चरम मौसम की घटनाओं और समुद्र का जल स्तर। बर्फ पिघलने से चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि होगी। क्रायोस्फीयर की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहल। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। वाडिया इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी की स्थापना की गई। आदि। पश्चिम अंटार्कटिका में हिम का पिघलना सुर्खियों में क्यों? विभिन्न अध्ययनों और कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से पता चला है कि पश्चिम अंटार्कटिका में हिम का तेजी से पिघलना लगातार जारी है। अन्य संबंधित तथ्य। यदि पश्चिमी अंटार्कटिका की आइस शीट्स पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो समुद्र का जल स्तर 5 मीटर तक बढ़ सकता है। एमंडसन सागर में महासागरीय गतिविधियों की वजह से तैरती हुई आइस शेल्फ का पिघलना समुद्र जल स्तर में वृद्धि में योगदान देने वाली मुख्य प्रक्रिया है। एमंडसन सागर पश्चिमी अंटार्कटिका के तट पर स्थित है। आइस के पिघलने का यह अनुक्रम निम्नलिखित का अनुसरण करता है। हिम के पिघलने से ग्राउंडिंग लाइन पीछे हट जाती है। वह बिंदु जहां पर ग्लेशियर और आइस शेल्फ का संपर्क आधार तल से समाप्त होता है और उसका समुद्र में तैरना आरंभ होता है उसे ग्राउंडिंग लाइन कहते हैं। इससे संपूर्ण ग्राउंडिंग लाइन के पास तैरती बर्फ महासागरीय गतिविधियों का सामना करने में सक्षम नहीं रह जाती है। ग्राउंडिंग लाइन की तरफ आइस शेल्फ के तेज़ी से आगे बढ़ने के कारण आइस शेल्फ का क्षैतिज प्रसार अधिक होने लगता है। इससे आइस शेल्फ पतली होने लगती है। इससे आइस शेल्फ की सतही ढलान तीव्र होने लगती है। इसके चलते आइस शेल्फ और आगे की ओर बढ़ता है। महासागर की दिशा में आइस शीट्स के तेजी से प्रवाह की तीव्र प्रवाह के कारण आइस शीट्स की
नीचे भी बर्फ़ पतली होने लगती है। इससे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है। अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए किए गए वैश्विक प्रयास। वर्ष 1959 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके उद्देश्य अंटार्कटिका को विसैन्यीकृत करना, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना आदि थे। भारत इस संधि का पक्षकार है। अंटार्कटिका शीर्ष के संरक्षण के लिए अभी समय 1972 को अपनाया गया है। अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण पर अभी समय 1992 को अपनाया गया है। भारत ने भी इसका अनुसमर्थन किया है। अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 लागू किया गया है। भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत अंटार्कटिका में अनुसंधान के लिए दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और भारती 2012 नामक 3 बेस स्टेशन स्थापित किए गए थे। इनमें से मैत्री और भारती अब पूरी तरह से कार्यरत है। ये अंटार्कटिका, ये दक्षिणी ध्रुव, आइस अंटार्कटिका सीट, आइस सीट, वेस्ट अंटार्कटिक आइस सीट, राज सागर, ये वेडल सागर, ये एमुंडसन सागर, थ्वाइट्स ग्लेशियर। भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022। इस कानून का उद्देश्य भारत द्वारा अंटार्कटिक के पर्यावरण और इस पर आश्रित व संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करना है। यह कानून अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इस कानून के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। केंद्र सरकार अंटार्कटिका गवर्नेंस एवं पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति की स्थापना करेगी। अंटार्कटिका में विविध गतिविधियों के लिए समिति द्वारा परमिट दिया जाएगा। एक अंटार्कटिक नीति का गठन किया जाएगा। इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड दिया जा सकता है। दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए पदनामित न्यायालय आदि। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन सुर्खियों में क्यों? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के एक अध्ययन में इस बात को उजागर किया गया है कि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में कम से कम 2 गुना गर्म हो गया है। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में ध्रुवों और उष्णकटिबंधों के बीच तापमान वृद्धि में अंतर को आर्कटिक या पोलर एम्प्लीफिकेशन के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य अध्ययनों के अनुसार 1979 से 2021 के दौरान आर्कटिक शेष विश्व की तुलना में लगभग 4 गुना तेज़ी से गर्म हुआ है। आर्कटिक विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में तेज़ी से क्यों गर्म हो रहा है? अंटार्कटिका की तुलना में आर्कटिक में पोलर एम्प्लीफिकेशन अधिक हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्कटिक समुद्री हिमावरण से ढका एक महासागर है, जबकि अंटार्कटिका अधिक बर्फ और हिम की अस्थायी मोटी परत से ढका हुआ एक महाद्वीप है। आर्कटिक में हिमावरण पिघल रहा है। इसके चलते सूर्य का प्रकाश सीधे स्थल भाग या जलीय भाग तक पहुंच रहा है। इस तरह यह क्षेत्र अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर रहा है। वायु परिसंचरण की मौजूदा प्रणालियों द्वारा उष्णकटिबंधों से ध्रुवों तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है।
नासा के एक अध्ययन में यह बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप गर्मियों में आर्कटिक की समुद्री बर्फ का विस्तार प्रति दशक 12.6% की दर से कम हो रहा है। आर्कटिक सागर की बर्फ का महत्व ध्रुवीय क्षेत्रों को ठंडा बनाए रखने और पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बरकरार रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समुद्री बर्फ भी ऊपर की ठंडी हवा और सतह के नीचे अपेक्षाकृत गर्म जल के बीच एक अवरोध बनाकर हवा को ठंडा बनाए रखती है। समुद्री बर्फ में होने वाली कमी जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही यह ध्रुवीय भालू और वालरस जैसे स्तनधारियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह ग्रुप इनुपिया और इनुइट जैसी स्वदेशी आबादी की निर्वाह शिकार आधारित पारंपरिक जीवन शैली को भी प्रभावित कर सकती है। बर्फ में आने वाली कमी वाणिज्यिक और आर्थिक अवसर भी उपलब्ध करा सकती है। इससे आर्कटिक क्षेत्र में पोत परिवहन मार्ग खुलेंगे तथा यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच में वृद्धि होगी। आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ कम होने से नए पोत परिवहन मार्ग खुल सकते हैं और आर्कटिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बढ़ सकती है। आर्कटिक प्रवर्धन ग्लोबल वार्मिंग की कार्य प्रणाली ऊपरी वायुमंडल द्वारा विकिरण वायुमंडल से पृथ्वी की सतह की ओर के माध्यम से निचले वायुमंडल का गर्म होना, अधिक धुंध और बादल, वायुमंडल में अत्यधिक एरोसोल कण, अधिक ऊर्जा, ऊपरी महासागरीय सतह का गर्म होना, कम परावर्तन, अधिक अवशोषण, महासागर में तीव्र जैविक गतिविधि, पृथ्वी की सतह पर वायु के तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री हिमावरण और बर्फ का पिघलना। संबंधित अवधारणाएं ब्लू ओशन इवेंट यह उस स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें आर्कटिक महासागर का बर्फ युक्त क्षेत्र 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम हो जाता है। इससे आर्कटिक सतह का रंग सफ़ेद से नीला दिखाई देने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसे परिदृश्य को प्रकट करता है जहां आर्कटिक में समुद्री बर्फ इस सीमा तक पिघल जाती है कि केवल छोटे या बिखरे हुए बर्फ के टुकड़े दिखाई देते हैं, या पूरी तरह से बर्फ मुक्त महासागर की सतह ही शेष बचती है। अंतरिक्ष में परावर्तित सूर्य प्रकाश की मात्रा भी कम होती जाती है। इससे पृथ्वी पर और अधिक गर्मी बढ़ती है तथा आर्कटिक की बर्फ को नुकसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी समय और पहले UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 28वां सत्र COP28 सुर्खियों में क्यों? हाल ही में UNFCCC पक्षकारों के सम्मेलन का 28वां सत्र यानी कि COP28 संयुक्त अरब अमीरात दुबई में आयोजित किया गया। कॉप के बारे में कॉप हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक सम्मेलन है। कॉप सम्मेलन के दौरान जलवायु संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जाती है। कॉप बैठकों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पेरिस समझौते 2015 के तहत सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की समीक्षा करना है। इस सम्मेलन में UAE कंसेंसस नामक समझौते को भी अपनाया गया। अजरबैजान और ब्राज़ील क्रमशः COP29 2024 और COP30 2025 की मेजबानी करेंगे। COP28 के प्रमुख स्तंभ और प्रमुख आउटकम्स तो जलवायु वित्त जुटाना,
ये एक स्तंभ हो गया। हानि और क्षति कोष की शुरुआत। इस कोष के गठन की घोषणा सर्वप्रथम 2022 में शर्म शेख मिस्र में आयोजित COP27 के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य पहले ही जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों को मुआवजा देना है। जलवायु परिवर्तन के ऐसे जोखिमों से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक परिणामों को हानि और क्षति कहा जाता है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता है। इन जोखिमों में समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव्स, फसलों की खराब उपज आदि शामिल हैं। 2013 में वार्सा पोलैंड में आयोजित COP19 के दौरान LND के लिए WIM की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित LND का समाधान करना था। इसे विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया जाएगा। विश्व बैंक ने 4 वर्षों की अंतरिम अवधि के लिए वित्तीय मध्यस्थ निधि की मेजबानी की है। हालांकि इसका प्रबंधन एक स्वतंत्र सचिवालय करेगा। संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, UK, जापान आदि सहित कई देशों ने इस कोष में धनराशि देने की बात कही है। जलवायु वित्त के तहत हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के लिए $83.9 बिलियन जुटाए गए हैं। वैश्विक जलवायु वित्त फ्रेमवर्क घोषणा पत्र जारी किया गया। भारत ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। लोगों, उनके जीवन एवं आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना। शर्म शेख एडोप्टेशन एजेंडा पर पहली कार्यान्वयन रिपोर्ट जारी की गई। COP28 कृषि, खाद्य और जलवायु पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा पत्र जारी किया गया। COP28 जलवायु और स्वास्थ्य पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा पत्र जारी किया गया। इसे संयुक्त अरब अमीरात, UAE तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भागीदारी से जारी किया गया है। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, ब्राज़ील सहित 120 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। COP28 जलवायु राहत, पुनरुद्धार और शांति पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा पत्र जारी किया गया। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलिएशन को अपनाया गया। यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित वैश्विक तापमान को सीमित रखने संबंधी लक्ष्य के संदर्भ में दीर्घकालिक अनुकूलन प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन या वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7.1 के तहत एक सामूहिक प्रतिबद्धता है। इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रति विश्व की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना, सहनशीलता, रिजिलियंस को मजबूत करना और सुभेद्यता को कम करना है। पूरी समावेशिता के साथ हर पक्ष को शामिल करना। COP28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया। COP प्रेसिडेंसी और युवा हितधारकों के बीच अंतराल को दूर करने के लिए युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति की जाएगी। COP28 में जारी की गई प्रमुख रिपोर्ट जारीकर्ता। जलवायु वित्त पर रिपोर्ट। यह रिपोर्ट इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस द्वारा जारी की गई। COP26 प्रेसिडेंसी ने इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस का गठन किया था। IHLEG को UNFCCC पेरिस समझौते के लिए निवेश को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत विकल्प तैयार करने और
सिफारिशों करने का अधिकार प्राप्त है। प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र। वैश्विक जलवायु वित्त के लिए प्रतिबद्ध राशि पिछले दशक के दौरान बढ़कर 3 गुना से भी अधिक हो गई है। हालांकि यह आवश्यक राशि की तुलना में अभी भी बहुत कम है। जलवायु वित्त का प्रवाह विकसित देशों और चीन में केंद्रित है और इसका उपयोग अनुकूलन की बजाय शमन पर अधिक होता है। एनआई ऑन मीथेन प्रकाशित की गई इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत काम करती है। इसकी स्थापना 2021 में G20 लीडर्स समिट के दौरान की गई थी। इस रिपोर्ट के जरिए नीति निर्माताओं को मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने और उसकी निगरानी करने के लिए कार्रवाई की एक रूपरेखा प्रदान की जाती है। इससे वे मीथेन के शमन के लिए लक्षित और महत्वाकांक्षी उपायों की योजना बनाने में सक्षम हो पाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में UNFCCC, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना है। उत्पत्ति। इस पर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी सम्मेलन के दौरान UNFCCC की उत्पत्ति हुई थी। सचिवालय वान जर्मनी। सदस्य भारत सहित 197 पक्षकार हैं। प्रमुख समझौते। पेरिस समझौता, इसे 2015 में अपनाया गया था। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है। लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने हेतु प्रयास करना। क्योटो प्रोटोकॉल, इसे 1997 में अपनाया गया था और यह 2005 में लागू हुआ था। यह औद्योगिकीकृत देशों और संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं को अपने अपने सहमत लक्ष्यों के अनुसार GHG उत्सर्जन को सीमित व कम करने हेतु प्रतिबद्ध करता है। इसके तहत निर्धारित प्रतिबद्धताएं 2020 में समाप्त हो चुकी हैं। अन्य पहले UNFCCC सचिवालय ने मोमेंटम फॉर वे चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ को लॉन्च किया है। इस पहल में व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों ने 3 चरणों की सहायता में से क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने का आग्रह किया है। इन 3 चरणों में शामिल है क्लाइमेट फुटप्रिंट की मापना, उत्सर्जन को कम करना और इसे ऑफसेट करना। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी यह उन उत्सर्जनों को संतुलित करके नेट जीरो ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन प्राप्त करने का विचार है, जो 6 की प्राकृतिक क्लाइमेट फुटप्रिंट मानवीय जो ग्रह के प्राकृतिक अवशोषण के माध्यम से हटाए गए उत्सर्जन के बराबर या उससे कम हो। क्लाइमेट फुटप्रिंट मानवीय गतिविधियों द्वारा एक उत्सर्जित GHG की वायुमंडल में कुल मात्रा। UNFCCC द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट ग्लोबल स्टॉक टेक पर तकनीकी रिपोर्ट।